सुबह के ठीक 6 बजे थे। शुक्रवार का दिन था। मोबाइल की रिंगटोन बजते ही मैंने आंखें बंद रखे रखे ही फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से एक बेहद स्नेह भरी आवाज आई। हेलो रोहन। माँ बोल रही हूँ। हाँ माँ कहो। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने धीमे से पूछा, बेटा आज तो शुक्रवार है, घर नहीं आओगे? मैंने नींद से बड़ी आवाज में कहा, नहीं माँ इस बार नहीं आ पाऊंगा। फिर कुछ देर दोनों तरफ खामोशी छाई रही। उन्होंने फिर पूछा, अगले हफ्ते आओगे? मैंने कहा, देखता हूँ माँ। उन्होंने प्यार से कहा, ठीक है बेटा सो जाओ, फोन रखती हूँ। फोन कट गया। मैं फिर गहरी नींद में डूब गया। ऐसा लगा जैसे कोई सपना देखा हो, लेकिन अचानक मैं झटके से उठ बैठा। मैं रोहन हूँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी माँ कहाँ है? आज पूरे 8 साल हो चुके हैं, माँ इस दुनिया में नहीं है। मैं बिस्तर पर सन्न बैठा रह गया। मोबाइल उठाकर देखा तो सचमुच किसी से बात हुई थी, लेकिन वह नंबर बिल्कुल अनजान था। मैं सोचने लगा, शायद किसी ने गलत नंबर मिला दिया होगा। हो सकता है उनके बेटे का नाम भी रोहन ही हो, और नींद में मैंने भी उन्हें अपनी माँ समझ लिया। मैंने मोबाइल उल्टा करके रखा और फिर से सो गया। कुछ देर तक मन बेचैन रहा, लेकिन फिर नींद आ गई। जब दोबारा नींद खुली तो सुबह की बातें लगभग भूल चुका था। उठकर मुंह हाथ धोया और ब्रेड खाई। आज काम वाली नहीं आई थी। कल की बनी आलू की सब्जी बची हुई थी, सोचा वही खानी पड़ेगी। आज मेरी ऑफिस की छुट्टी थी, इसलिए कुछ देर मोबाइल पर फेसबुक चलाया, फिर गेम खेलने बैठ गया। पता ही नहीं चला कब दोपहर के 2 बज गए। मैं गेम खेल ही रहा था कि फिर फोन बज उठा। मुझे सुबह वाला कॉल याद आ गया। मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ वही अपनापन भरी आवाज थी, हेलो रोहन। फिर उन्होंने पूछा, बेटा दोपहर का खाना खा लिया? मैं बिल्कुल चुप रह गया। कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द ही नहीं निकल रहे थे। बरसों बाद किसी ने इतने अपनेपन से पूछा था, खाना खाया? उधर से फिर आवाज आई, हेलो रोहन। मैंने धीरे से कहा, आंटी शायद आपको गलतफहमी हुई है, मेरा नाम रोहन है, लेकिन मैं आपका बेटा नहीं हूं। उधर कुछ देर तक फिर खामोशी छाई रही। फिर उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, क्या अब भी मुझसे नाराज हो बेटा? मैं इतने दिनों से फोन कर रही थी, तुम फोन ही नहीं उठा रहे थे। हर बार मोबाइल बंद बता रहा था, और आज जब बात हुई तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। कुछ पल रुककर वे फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर नहीं करूंगी, जो मन चाहे वही करो, लेकिन एक बार घर आ जाओ बेटा। 7 महीने हो गए तुम्हें देखे हुए। मैंने धीरे से कहा, आंटी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपका बेटा रोहन नहीं हूं। मेरी माँ को गुजरे 8 साल हो चुके हैं। शायद हमारे नाम एक जैसे हैं, लेकिन आपने गलत नंबर मिला लिया है। उधर फिर कुछ देर खामोशी रही। फिर उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन सुबह तो तुमने मुझे माँ कहा था। मैंने मोबाइल कान से हटाया, अपने गाल पर हल्की सी थपकी मारी, फिर फोन कान पर लगाकर बोला, आंटी सुबह 6 बजे मैं गहरी नींद में था। नींद में शायद मुंह से माँ निकल गया होगा, बस इतनी सी बात है। उन्होंने तुरंत कहा, क्या कोई बेटा अपनी माँ की आवाज नहीं पहचानता रोहन? क्या माँ बदल जाती है? मैंने फिर समझाया, आंटी मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। सुबह मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। उधर से दबी दबी सिसकियां सुनाई देने लगी। मुझे बुरा तो लग रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकता था? मैं सचमुच उनका बेटा नहीं था। मैंने धीरे से फोन काट दिया। मुझे लगा यही बात खत्म हो जाएगी। शाम को मैं नीलू के साथ बाहर घूमने चला गया। हंसते हुए मैंने नीलू को पूरा किस्सा सुनाया। सोचो तो कितना अजीब संयोग है, किसी का बेटा भी रोहन और मैं भी रोहन। ऊपर से नींद में मैंने उन्हें माँ भी कह दिया। नीलू हंसते हुए बोली, कहीं तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई तो नहीं? इतना कहकर वह जोर से हंस पड़ी। जब भी नीलू हंसती है, उसके बाएं गाल का छोटा सा दांत बाहर झलक जाता है, और पता नहीं क्यों
उसे देखकर मेरे सीने के दाहिने हिस्से में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। मन करता है उसे अपनी बाहों में भरकर सीने से लगा लूं। मैं उसे हॉस्टल छोड़कर बाइक से वापस कमरे पर लौट गया। थोड़ी देर बाद मेरा रूममेट अमन भी आ गया। हम दोनों साथ बैठकर एक फिल्म देखने लगे। रात के लगभग 10 बजे फिर वही फ़ोन आ गया। इस बार नंबर पहचानते ही समझ गया वही आंटी है। मैंने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, बेटा। इस बार मैं झुंझला गया। गुस्से में बोला, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ मैं आपका बेटा नहीं हूँ, फिर बार बार फ़ोन क्यों कर रही है? प्लीज़ अब दोबारा मुझे फ़ोन मत कीजिए। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। उस रात के बाद मैंने उस नंबर को रॉन्ग नंबर माँ के नाम से सेव कर लिया ताकि पहचान सकूं। लेकिन उसके बाद भी परेशानी कम नहीं हुई। अगले दिन फिर फ़ोन आया, मैंने नहीं उठाया। उसके अगले दिन भी आया। कभी प्यार से समझाता, कभी गुस्से से कह देता, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे फ़ोन मत कीजिए। लेकिन फ़ोन आना बंद नहीं हुआ। 4 दिन बाद तो मैंने फ़ोन उठाना ही छोड़ दिया। दिन बीतते गए, 1 हफ्ता, 15 दिन, फिर पूरा 1 महीना मैंने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। फिर भी वो रोज़ लगातार फ़ोन करती रही। सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 10 बजे, हर एक दिन बिना किसी चूक के। धीरे धीरे ये सिलसिला मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। सुबह 8 बजे फ़ोन बजता तो मेरी नींद खुल जाती। दोपहर 2 बजे कॉल आता तो मुझे याद आ जाता कि लंच का समय हो गया है, और रात 10 बजे फ़ोन बजता तो समझ जाता कि अब सोने का वक्त हो गया है। मैं कभी फ़ोन उठाता नहीं था, फिर भी ऐसा लगता था जैसे उन कॉलों से मेरा कोई रिश्ता बन गया हो। फिर एक दिन अचानक फ़ोन नहीं आया। सुबह 8 बजे भी नहीं। मैं ऑफिस जाने में देर कर गया। बार बार लगता रहा कुछ छूट गया है। दोपहर 2 बजे भी मोबाइल शांत रहा। मैं काम में बिजी था, समय का ध्यान ही नहीं रहा। तब एक कलीग ने आवाज़ लगाई, रोहन 3 बज गए, लंच नहीं करोगे? मैं चौंक गया। तभी एहसास हुआ आज 2 बजे भी कोई फ़ोन नहीं आया। मैंने तुरंत मोबाइल हाथ में लिया। स्क्रीन को देर तक देखता रहा। काम करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद फिर मोबाइल उठा लिया। मन बार बार उसी तरफ जा रहा था। मैंने सोचा अगर रात को फ़ोन आया तो इस बार बात करूँगा, लेकिन उस रात भी कोई फ़ोन नहीं आया। मुझे तो खुश होना चाहिए था। रोज़ रोज़ की झुंझलाहट खत्म हो गई थी। लेकिन अजीब बात थी, मुझे खुशी नहीं हुई। बार बार एक ही सवाल मन में उठ रहा था, क्या हुआ होगा? आज फ़ोन क्यों नहीं आया? क्या वह ठीक होंगी? क्या सचमुच कोई माँ अपने बेटे की उम्मीद में मुझे फ़ोन करती रही? क्या मैं ही वह अजनबी था जिसे वह अपने बेटे की जगह पुकारती थी? माँ, ये शब्द लोगों को कितना भावुक कर देता है। मदर्स डे आते ही सोशल मीडिया माँ की तस्वीरों और संदेशों से भर जाता है। मुझे ये सब कभी बुरा नहीं लगा, लेकिन इन बातों से कभी कोई लगाव भी महसूस नहीं हुआ। शायद इसकी वजह मेरा अपना अतीत था। मैं घर के पास ही एक छोटे से किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ता था। हर दिन माँ मुझे स्कूल से लेने आती थी। तब मैं 4th कक्षा में था। उस दिन मेरी 2nd टर्म की परीक्षा का पहला पेपर था। स्कूल की छुट्टी हुई तो देखा माँ बाहर खड़ी थी। उन्हें देखकर मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन उस दिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। चेहरा गुस्से से लाल था, आंखें सूजी हुई थी, गाल की एक तरफ लाल निशान साफ दिखाई दे रहा था। मैं उन्हें देखकर सहम गया। कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। स्कूल के बाहर एक रिक्शा खड़ा था। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रिक्शे में बैठा दिया। रिक्शे में 2 बड़े बैग पहले से रखे थे। रिक्शा चल पड़ा। हमारा घर रास्ते में पड़ा। रिक्शा घर के सामने से गुजर गया और मैं तब तक घर के गेट को देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। माँ पूरे रास्ते एक शब्द भी नहीं बोली। उनका मायका घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर था। रिक्शा वहां जाकर रुका। माँ चुपचाप उतरकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद छोटे मामा बाहर आए। उन्होंने रिक्शे का किराया चुकाया और मुझे वह दोनों बैगों को अंदर ले गए। मैं नानी के पुराने भूरे रंग के सोफे पर बैठ गया। माँ अंदर वाले कमरे में थी। हर दिन स्कूल से लौटते ही माँ मुझे गोद में बिठाकर खाना खिलाती थी, लेकिन उस दिन स्कूल से लौटे 2 घंटे बीत चुके थे। मैं अभी उसी स्कूल ड्रेस में बैठा था और मुझे जोरों की भूख लगी थी। धीरे धीरे मैं उठकर माँ के कमरे की तरफ गया। दरवाजे से झांक कर देखा।
नानी, बड़े मामा और माँ कमरे में बैठे थे। माँ फूट फूट कर रो रही थी। मैं दूर ही खड़ा सब देख रहा था। तभी मामी की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने कहा, बस करो अब, पहले रोहन को कुछ खिला दूँ। वह मुझे रसोई में ले गई। मेरी स्कूल ड्रेस उतार कर बैग के अंदर से एक टी शर्ट निकाल कर पहनाई। फिर गरम गरम चावल और आलू की सब्जी परोस दी। उस दिन वह साधारण सा खाना भी मुझे अमृत जैसा लगा। उस दिन मामी ने मुझे पहली और आखिरी बार प्यार से खाना खिलाया था। उसके बाद कभी नहीं। जब मैंने मामी से दूसरी बार चावल मांगे तो गरम बर्तन से मेरे बाएं हाथ पर जलने का निशान पड़ गया। आज भी वह निशान मेरे हाथ पर मौजूद है। नीलू अक्सर पूछती है, ये निशान कैसे पड़ा? मैं हर बार मुस्कुराकर कह देता हूँ, याद नहीं। वह हंसकर कहती, तुम्हारी शरारतों का नतीजा होगा, कहीं जल गए होंगे। मैं भी हंस देता था, लेकिन क्या 18 साल पुराना वह दर्द कभी सचमुच मिट पाया? बाकी बातें मुझे साफ साफ याद नहीं। बस इतना याद है, पिताजी मुझे लेने कई बार आए, लेकिन माँ ने कभी मुझे उनके साथ नहीं जाने दिया। फिर एक दिन पिताजी का आना भी बंद हो गया। लगभग 6 महीने बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली। कुछ समय बाद यह भी सुनने में आया कि पिताजी ने भी शादी कर ली है। मैं बस चुपचाप सब देखता रहा। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। किसी ने मुझे कुछ समझाया नहीं, लेकिन मैंने बिना बताए ही सब समझना सीख लिया। मैंने अपनी ज़रूरतें खुद पहचानना सीख लिया, अपने काम खुद करना सीख लिया, समय पर खाना खाना, अपने कपड़े इस्त्री करना, अपना होमवर्क खुद से करना, अपना ख्याल रखना, सब कुछ धीरे धीरे खुद ही सीख गया। जब मैं बड़ा हुआ, एक बार माँ से मिलने गया। उनके नए घर में उनके अपने बच्चे थे। उन सबके सामने माँ मुझे गले भी नहीं लगा सकी। जैसे ही मैंने उन्हें माँ कहकर पुकारा, उन्होंने घबराकर मेरा हाथ पकड़ा, मुझे जल्दी से अंदर वाले कमरे में ले गई और धीरे से बोली, यहाँ मुझे माँ मत कहना। उस दिन के बाद मैंने उन्हें कभी माँ कहकर नहीं पुकारा। फिर मैं उनसे मिलने भी नहीं गया। कई साल बाद पता चला उन्हें कैंसर हो गया है। मरने से पहले उन्होंने मुझे एक बार देखने की इच्छा जताई। मैं अस्पताल गया। उन्होंने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में कसकर पकड़ लिया। रोते हुए बोली, बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने बिना एक पल सोचे कहा, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। वह मुझे हैरानी से देखने लगी। मैंने आगे कहा, आपको इसकी सज़ा भुगतनी होगी। जब तक मैं जिंदा रहूँगा, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। यही आपकी सबसे बड़ी सज़ा होगी। इतना कहकर मैं अस्पताल से बाहर निकल गया। पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन जाते जाते एक बार उनकी आंखों की तरफ नजर गई। वह अविश्वास से मुझे देख रही थी। सिर्फ 2 हफ्ते बाद माँ की मौत हो गई। छोटे मामा ने फ़ोन करके मुझे खबर दी, लेकिन मैं अंतिम संस्कार में नहीं गया। दिल ने साथ नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि मुझे उनसे नफरत थी, बस अब मेरे भीतर कोई लगाव ही नहीं बचा था। शायद इसी वजह से माँ शब्द मेरे अंदर वैसी भावनाएं कभी नहीं जगा पाया जैसी दूसरी लोगों में जताता है। मैं दूसरों का अपनी माँ के लिए प्यार समझता था, लेकिन उसे महसूस नहीं कर पाता था। फिर भी उस अनजान औरत के लिए मेरे मन में कहीं न कहीं एक कसक रहने लगी। शायद वह सचमुच अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। 2 दिन तक उनका कोई फ़ोन नहीं आया। आखिरकार मैंने खुद ही उन्हें फ़ोन मिला दिया। घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। करीब 10-15 मिनट बाद उसी नंबर से वापस फ़ोन आया। मैंने रिसीव किया। हेलो। मैं चुप रहा। उधर से वही परिचित आवाज़ आई, हेलो रोहन। मैंने धीरे से पूछा, आंटी आप कैसी हैं? उन्होंने थकी हुई आवाज़ में कहा, ठीक नहीं हूँ बेटा, परसों गाय के बाड़े में गिर गई थी, घुटने में बहुत चोट लगी है। मैंने तुरंत पूछा, दवा ली? उन्होंने कहा, नहीं, हमारे मोहल्ले का जो मेडिकल स्टोर है उसका मालिक अपनी बहन की शादी में गया है, दुकान बंद है। मैंने फिर पूछा, कोई और नहीं है जो दवा ला सके? उन्होंने कहा, है तो, लेकिन बाजार से लानी पड़ेगी। देखती हूँ किसी से कहलवाती हूँ। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने धीरे से कहा, आंटी मैं सच में आपका बेटा नहीं हूँ। क्या आपने किसी और से अपने बेटे का पता लगाने की कोशिश नहीं की? उन्होंने लंबी सांस लेकर कहा,
मुझे अब समझ आ गया है। अगर तुम मेरे बेटे होते तो क्या इतनी बार फ़ोन करने पर भी जवाब नहीं देते? उनकी ये बात सुनकर पहली बार मेरे मन में अपराध बोध हुआ। उस दिन के बाद हमारी बातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। मैंने उनसे पूछा उनका बेटा कहाँ रहता है, क्या करता है, कब से घर नहीं आया। लेकिन उन्हें बहुत कम बातें पता थी। बस इतना जानती थी कि उसकी इच्छा विदेश जाने की थी। इसके लिए वह ज़मीन बेचना चाहता था, लेकिन वह अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचना नहीं चाहती थी। बस वहीं से दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हो गया। उसके बाद बेटे ने घर से लगभग सारे रिश्ते तोड़ दिए। मैंने पूछा कि आपको पता चला कि वह विदेश चला गया या नहीं? उन्होंने कहा, पिछले 7 महीनों से उसी की खबर ढूंढ रही हूँ। जिसका नंबर मिला सबको फ़ोन किया। मोबाइल में जितने नंबर थे, घर की डायरी में, पुरानी नोटबुक में, यहाँ तक कि विजिटिंग कार्डों पर भी जो भी नंबर मिला सब पर फ़ोन किया, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर एक दिन उन्हें किसी कागज़ पर मेरा नंबर लिखा मिला। उन्होंने उसी नंबर पर फ़ोन कर दिया और फ़ोन मैंने उठा लिया। नींद में मैंने उन्हें माँ कह दिया। बस उसी दिन से उन्हें विश्वास हो गया कि किसी न किसी तरह मेरा उनके बेटे से कोई संबंध ज़रूर है। मैंने मन ही मन सोच लिया शायद उनका बेटा सचमुच विदेश चला गया होगा और अब अपनी माँ की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता। धीरे धीरे हमारी बातें रोज़ होने लगी। सुबह उनका फ़ोन आता तो मेरी नींद खुल जाती। दोपहर को पूछती खाना खा लिया। अगर मैं कह देता अभी नहीं तो वह डांटते हुए कहती, समय पर खाना नहीं खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। ऑफिस से लौटने के बाद भी अक्सर उनसे बात होती। धीरे धीरे उनका घर, उनका आंगन, गायों का बाड़ा, आस पड़ोस की दुकानें, दुकानदारों के नाम, सब कुछ मुझे याद होने लगे। मानो मैं वहां कभी गया ही नहीं, फिर भी सब देख चुका हूँ। कभी कभी कामवाली नहीं आती तो मैं उबले आलू और चावल खा लेता। वह पूछती आज क्या खाया? अगर मैं कहता कामवाली नहीं आई थी तो तुरंत समझाने लगती, दूसरों पर इतना निर्भर रहना ठीक नहीं, खाना बनाना खुद सीखो। जिस दिन लोगों को लगेगा कि तुम्हारा काम उनके बिना नहीं चल सकता, वही लोग उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन अगर तुम खुद खाना बना लोगे तो उन्हें भी लगेगा कि उनके बिना तुम्हारा काम रुकने वाला नहीं और उन्हें अपनी नौकरी की चिंता रहेगी, तो वे रोज समय पर आएंगे। फिर वह फ़ोन पर ही मुझे खाना बनाना सिखाती, कितने टुकड़े आलू डालना है, कितना प्याज, कितनी हल्दी, कितनी मिर्च, कितना नमक और कितना तेल। मैं स्पीकर ऑन करके खाना बनाता और हम दोनों बीच बीच में बातें करते रहते। कभी हंसते, कभी मजाक करते। कभी कभी मैं मजाक में उनसे पूछ लेता, जिस दिन आपका बेटा वापस आ जाएगा उस दिन क्या आप मुझे भूल जाएंगी? वह हल्का सा हंसती और कहती, क्या कोई माँ एक बेटा मिलने पर दूसरे बेटे को भूल जाती है? उनकी ये बात सुनकर मैं बस एक लंबी सांस लेकर रह जाता। धीरे धीरे उन्होंने भी मेरे बारे में पूछना शुरू कर दिया। मेरे घर में कौन कौन है, माँ कहाँ है, पिताजी कहाँ है, मेरे कितने भाई बहन हैं, वह सब कुछ जानना चाहती थी। मैं हर बार बात टाल देता, लेकिन एक दिन न जाने कैसे सब कुछ बता बैठा। अपनी पूरी कहानी, अपना बचपन, अपनी माँ, अपने पिता, सब कुछ। बात करते करते मुझे अचानक एहसास हुआ मैं रो रहा हूँ। बरसों बाद मैं सचमुच रो रहा था। मैं उस दिन भी नहीं रोया था जब माँ ने दूसरी शादी की थी। मैं उस दिन भी नहीं रोया जब माँ इस दुनिया से चली गई थी। मैंने अपनी जिंदगी की ये बातें कभी किसी से नहीं कही थी, सिर्फ अपने सबसे करीबी लोगों को थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन उन्हें सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, मैं ये सब आपको कभी बताना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि आप मुझ पर तरस खाएं या मेरे अतीत की वजह से आपके मन में मेरे लिए दया पैदा हो। मैं बस नीलू के साथ एक छोटा सा परिवार बसाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी कभी मेरी तरह का दर्द झेले। उन्होंने मेरी पूरी बात बिना टोके सुनी, एक शब्द भी नहीं बोली। न जाने कब बात करते करते मेरी आंख लग गई। अगली सुबह जब नींद खुली तो मन के भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे बरसों से दिल पर रखा कोई भारी पत्थर धीरे धीरे हट गया हो, जैसे किसी पुराने जख्म पर पहली बार मरहम लगा हो। दिल का वह कड़वा दर्द जो सालों से भीतर दबा था, न जाने कहीं खो गया। इस तरह बातें करते करते
लगभग 6 महीने बीत गए। अब ऐसा लगता था दिन भर की हर छोटी बड़ी बात उन्हें बताए बिना दिन पूरा ही नहीं होता। ऑफिस की बातें, नीलू की बातें, खाने की बातें, बीमारी, थकान, सब कुछ। मुझे लगता मैं उन्हें सब कुछ बता सकता हूँ। ना कोई झिझक, ना कोई डर और ना कोई बनावट। शायद इसलिए कि वह मुझे जानती नहीं थी, और अगर जान भी जाती तो भी मुझे उनसे कुछ छिपाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। इसी दौरान एक दिन उन्होंने कहा, एक बार मेरे घर आ जाओ बेटा। फिर बोली, और अगर हो सके तो मेरे बेटे का भी थोड़ा पता लगा देना। उसी दिन मैंने पहली बार अपने भीतर इंसान की एक स्वार्थी सोच को पहचाना। सच कहूँ, मैं उनके बेटे को ढूंढना ही नहीं चाहता था। उन्होंने जो पता दिया, मैं कभी वहां नहीं गया, क्योंकि मुझे डर था अगर उनका बेटा लौट आया तो शायद वह मुझे पहले जैसा प्यार कभी नहीं देंगी। ये सोचकर मुझे खुद पर शर्म भी आती थी, लेकिन दिल यही चाहता था कि वह सिर्फ मुझसे बात करती रहे। कभी कभी वो मुस्कुराकर कहती, पहले दिन जब तुमने मुझे माँ कहा था मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर कुछ पल रुककर कहती, एक बार फिर से माँ कहकर बुलाओ ना, सुनने का बहुत मन करता है। मैं चुप हो जाता। मेरे होठों तक शब्द आते लेकिन बाहर नहीं निकलते। वो मेरी खामोशी समझ जाती, फिर भी चुप हो जाती। कभी अपने बेटे की बातें सुनाती, बताती वह पढ़ाई में कितना होशियार था, कितने पुरस्कार जीते थे उसने, पति के गुजर जाने के बाद कैसे अकेले उसी बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, कैसे गायें पाली, हंस पाले और कितनी मुश्किलों से घर चलाया। धीरे धीरे मुझे उनके घर का हर कोना याद हो गया। घर के बाईं ओर एक नारियल का पेड़ था, उसी के पास उनका छोटा सा टिन की छत वाला घर, घर के सामने छोटी सी सब्जियों का बगीचा, पीछे कतार में सुपारी के कई पेड़, एक अमरूद का पेड़ भी था। वह अक्सर हंसते हुए शिकायत करती, मैं दोपहर में जरा सी आँख क्या बंद करती हूँ, मोहल्ले के लड़के पेड़ के सारे अमरूद तोड़ कर ले जाते हैं। घर के दाहिनी ओर एक तालाब था। गली के मोड़ पर 2 किराने की दुकानें थी, एक दवा की दुकान और एक चाय की छोटी सी दुकान। अब तो सब कुछ मुझे ऐसे याद हो चुका था जैसे मैं बरसों से वहीं रहता हूँ। दोपहर में एक छोटी सी लड़की उन्हें देखने आती थी, वही उन्हें खाना भी दे जाती थी। एक दिन मैंने मन ही मन तय कर लिया, एक दिन मैं उनसे मिलने ज़रूर जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक मैं बीमार पड़ गया। ऑफिस से लौटते समय तेज बारिश में पूरी तरह भीग गया था। रात तक तेज बुखार चढ़ गया, हालत बिगड़ गई। आखिरकार नीलू मुझे अस्पताल ले गई। बुखार इतना तेज था कि 5 दिन तक उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस दौरान मुझे अजीब अजीब सपने आते रहे। मैं खुद को उसी घर में देखता जिसका पता उन्होंने मुझे न जाने कितनी बार बताया था। मैं उस आंगन में घूम रहा हूँ, रसोई की ओर भागते हुए कह रहा हूँ, माँ भात दो ना, आलू की भुजिया भी देना। कभी सपने में अपनी असली माँ का चेहरा दिखाई देता और अगले ही पल उसकी जगह वही बूढ़ी माँ खड़ी होती। बुखार की बेहोशी में मैं बार बार बड़बड़ाता, माँ। मुझे ये भी नहीं समझ आता था कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन एक ही इच्छा बार बार मन में उठती, काश एक बार उनसे बात हो जाती। इस बार मैं सबसे पहले यही कहता, हाँ माँ बोलिए। और जब वह पूछती, आज शुक्रवार है बेटा, घर नहीं आओगे, तो मैं बिना सोच के कह देता, आऊँगा माँ, ज़रूर आऊँगा। फिर हंसकर कहता, मेरे लिए कुछ अच्छा बनाना, और बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया। मैं मन ही मन पूरी बातचीत सोच चुका था, लेकिन वह सब सिर्फ मेरे सपनों में ही होता रहा। करीब 8 दिन बाद मुझे पूरी तरह होश आया, लेकिन मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं था। नीलू शाम के 7 बजे मिलने आई। वह कई दिनों से दिन रात मेरी देखभाल कर रही थी। उसकी थकी हुई आंखें, उसके चेहरे की चिंता, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। मैं उसके स्पर्श को महसूस कर रहा था। पहले मुझे लगता था अगर नीलू मेरे साथ हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उस दिन पहली बार लगा कुछ अधूरा है। मन बार बार उसी बूढ़ी माँ के पास जा रहा था। सोच रहा था शायद उन्होंने मुझे कई बार फ़ोन किया होगा, हर दिन की तरह इंतज़ार किया होगा। फ़ोन ना मिलने पर उन्हें कितना दुख हुआ होगा। मैं मन ही मन सोच रहा था जब बात होगी तो उन्हें सब कुछ बताऊंगा कि मैं अस्पताल में था, कई दिनों से बेहोश था, और यह भी बताऊंगा कि मैंने हर दिन उन्हें अपने सपनों में देखा। मैंने नीलू से पूछा,
ज़रा मेरा मोबाइल देखना, कोई फ़ोन आया था क्या? नीलू बोली। मैंने मोबाइल बंद कर दिया था। क्या? मेरे मुंह से इतने जोर से निकला कि नीलू घबरा गई। आसपास के लोग भी हमारी तरफ देखने लगे। मैंने नीलू की तरफ ऐसे देखा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। वह धीरे से बोली, मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी, चार्ज करके फिर बंद कर दिया। तुम्हें आराम की ज़रूरत थी। मैं बेचैन हो उठा। मोबाइल मांगा और चेक किया कि कोई फ़ोन आया था या नहीं, लेकिन मोबाइल बंद होने के कारण कोई फ़ोन नहीं आया था। मैं सोचने लगा कि वह क्या सोच रही होंगी। कहीं उन्हें यह तो नहीं लग रहा कि अपनी बेटी की तरह मैं भी गायब हो गया। सबसे पहले उसी नंबर पर फ़ोन मिलाया जिसे मैंने रॉन्ग नंबर माँ के नाम से सेव किया था। सोचा आज ये नाम बदलकर माँ लिख दूंगा। घंटी बजती रही लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने फिर फ़ोन किया, दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार, लेकिन हर बार वही नतीजा, किसी ने जवाब नहीं दिया। अब बेचैनी बढ़ने लगी। पहले सोचा शायद कहीं बाहर गई होंगी, फिर सोचा क्या मुझसे गुस्सा हो गई, लेकिन क्या वो मेरा फ़ोन उठाए बिना इतनी देर रह सकती हैं? धीरे धीरे डर गहराने लगा। मैंने सारी बात नीलू को बता दी। वह भी चिंतित हो गई। मैंने कहा मुझे उनके पास जाना होगा, मुझे उनके गांव का ठिकाना सब पता है, मैं अभी जाऊंगा। नीलू ने बहुत मुश्किल से मुझे समझाया, आज नहीं कल सुबह चलते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जहां तुम जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी। उस रात मेरी आंखों में नींद की एक बूंद भी नहीं थी। कभी करवट बदलता, कभी मोबाइल देखता, कभी उनकी आवाज़ याद आती। आखिरकार रात के आखिरी पहर थोड़ी देर के लिए नींद आ ही गई। सपने में देखा वह ज़मीन पर बैठी है, सामने एक थाली रखी है और सब्जियां काट रही है। मुझे देखते ही मुस्कुराई। मैं भागकर उनके गले लग गया। उन्होंने मुझे बाहों में भर लिया। फिर प्यार से बोली, रोहन आज आ ही गए बेटा। मैंने भी कह दिया, हाँ माँ। मैं उन्हें माँ कहकर पुकारने ही वाला था कि अचानक तेज आंधी चलने लगी। चारों तरफ धूल उड़ने लगी, पेड़ों की डालियां झूमने लगी, आसमान में अंधेरा छा गया और चारों तरफ सन्नाटा। उसी झटके से मेरी नींद खुल गई। मैं बिस्तर पर उठ बैठा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वार्ड में सब लोग सो रहे थे। मैंने पास रखी खाली बोतल से पानी पिया। मन में बस एक ही बात घूम रही थी, अब उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बड़ी किस्मत से मुझे माँ मिली है, किसी भी हाल में मैं उन्हें खो नहीं सकता। आज जाकर मैं उन्हें वापस ले आऊंगा, चाहे वह कितना भी मना करे। ऑफिस से मिला सरकारी क्वार्टर है, विवेक भाई से कहूंगा कि बड़ा क्वार्टर दिलवा दे। नीलू से भी शादी कर लूंगा, बेचारी कितने दिनों से बोल रही है। मेरा भी एक घर होगा, परिवार होगा, नीलू होगी, माँ होंगी, हम तीनों साथ रहेंगे। फिर आगे चलकर छोटे छोटे बच्चे होंगे, एक पूरा परिवार, वही परिवार जिसका सपना मैं बरसों से देखता आया था। सुबह फिर हल्का बुखार चढ़ गया, लेकिन इस बार मैंने किसी की एक ना सुनी। मैं तैयार हो गया। सुबह 7 बजे नीलू को फ़ोन किया, 10 मिनट में आ जाओ वरना मैं अकेले ही चला जाऊंगा। नीलू आंखें मलते मलते जैसे तैसे ड्रेस पहनकर बाल बांधकर चली आई। हम ट्रेन से निकले। ट्रेन में बैठते ही नीलू ने लिप बाम लगाया और काली बिंदी लगा ली। मैंने उसे थोड़ा डांटा, जीन्स क्यों पहन ली? वह हंसकर बोली, मेरे पास जीन्स छोड़कर और है ही क्या, तुम्हें तो पता है। मन में ख्याल आया कि उसे माँ से मिलवाने ले जा रहा हूँ। ट्रेन में बैठकर मैंने उन्हें फिर कई बार फ़ोन किया, पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अब तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। करीब 3 घंटे का सफ़र करके मैं उनके गांव पहुंचा। फिर स्टेशन से एक रिक्शा लिया। रिक्शे वाले ने पूछा, कहाँ जाना है? जैसे मैं इस गांव को कितनी अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने तुरंत कहा, सुपारी बागान जाना है। रिक्शा वाले ने अचरज से मुझे देखा और रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। रास्ते भर लगातार बारिश होती रही थी। पूरा गांव पानी में डूबता हुआ सा लग रहा था। शहर की सड़कों पर थोड़ा सा पानी भर जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो कई घरों के आंगन तक पानी भर चुका था। मेरा मन बार बार घबरा रहा था। बस एक ही सवाल था, माँ ठीक होंगी ना? रिक्शा धीरे धीरे गांव के भीतर बढ़ता गया। रास्ते का हर मोड़, हर दुकान, हर पेड़ मुझे पहले से जाना पहचाना लग रहा था। सड़क के मोड़ पर वही आशा स्टोर, फिर दुर्गा फार्मेसी, चाय की छोटी सी दुकान और शुभ मोबाइल रिचार्ज वाला स्टॉल, सब कुछ वैसा ही जैसा उन्होंने मुझे फ़ोन पर अनगिनत बार बताया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहली बार नहीं
बरसों बाद अपने ही घर लौट रहा हूँ। रिक्शे वाले ने फिर पूछा, किसके घर जाना है? मैंने कहा, रोहन के घर, उसकी माँ के पास। फिर वह हैरान हो गया। रिक्शा चलाते चलाते बोला, आप रोहन के कुछ लगते हैं क्या? मैंने सिर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ। आखिरकार रिक्शा एक छोटे से टीन की छत वाले घर के सामने रुक गया। गांव के टूटे फूटे रास्तों में रिक्शा चलाकर वह भी थक गया था। कमर से गमछा खोलते हुए बोला, इतने देर कहाँ थे आप? कितनी अच्छी औरत थी, कितना दुख पाया उन्होंने। मैंने रिक्शे से उतरते हुए घर की तरफ देखा। टिन का वही दरवाजा, बांस की वही बाड़, सब्जियों की वही क्योड़ी, सब कुछ बिल्कुल वैसा जैसा मैंने अपनी कल्पना में न जाने कितनी बार देखा था। मैंने रिक्शे का किराया देते हुए कहा, अब और दुख नहीं पाएंगी, अपने साथ ले जाऊंगा मैं। तभी रिक्शे वाला पैसा लेते हुए भारी आवाज में बोला, अब किस चीज का दुख? भगवान के पास जाकर किसी को कोई दुख रहता है क्या? मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने घबरा कर पूछा, आप क्या कह रहे हैं? उसने कहा, 7-8 दिन पहले जो तूफान आया था, उसे एक बड़ा पेड़ घर पर गिर गया था। बेचारी कब गुजर गई कोई नहीं बता सकता। बड़ी मुश्किल से गांव के लड़कों ने उन्हें बाहर निकाला। मेरे कानों में मानो अब कोई बात नहीं जा रही थी। मेरा सिर चकराने लगा। नीलू ने आकर मुझे संभाल लिया। मैं उस घर की तरफ एक टक देखता रहा। पेड़ को काट दिया गया था, लेकिन छत पर गिरे हिस्से को अभी तक किसी ने ठीक नहीं किया था। घर टूटा फूटा वही वैसा ही पड़ा था, कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने कितनी चोटें खाई होंगी, कितना दर्द सहा होगा, इस सोचते ही मेरा दिल बैठा जा रहा था। मुझ में खड़े होने की ताकत नहीं रही। कितनी उम्मीद से आया था कि एक बार उन्हें माँ पुकारूंगा, पर अब मैं सांस तक नहीं ले पा रहा था। रिक्शे वाले ने कहा, हम तो सोच रहे थे कि रोहन की माँ बहुत पहले ही गुजर जाएगी, फिर भी वह बहुत दिनों तक जीवित रही। नीलू ने पूछा, क्यों? रिक्शे वाले ने बताया, रोहन उनका एक लौता बेटा था। उसके पिता स्कूल मास्टर थे। उन्होंने रोहन को अच्छी शिक्षा दिलाई थी। रोहन के पिता के गुजर जाने के बाद उसकी माँ ने ही उसे पाला पोसा। फिर वह दोस्तों की संगत में पड़कर विदेश जाने की जिद करने लगा। इसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। कोई कहता है कि रोहन रास्ते में तूफान की चपेट में आकर समुद्र में डूब गया, तो कोई कहता है कि वह जेल में है। लेकिन हमने तो मान लिया था कि रोहन मर चुका है, क्योंकि आज 1.5 साल हो गए हैं। अगर वह लड़का जिंदा होता तो क्या अपनी माँ की खबर न लेता? रोहन की माँ हर किसी से पूछती रहती, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि सच बताए। दिन रात वो मोबाइल पर फ़ोन करती थी। फिर हमने सुना कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हर किसी से कहती, मेरा रोहन जिंदा है। दिन रात उसकी मोबाइल पर बात होती थी। कुछ लोग कहते थे कि मोबाइल की दूसरी तरफ से सचमुच कोई बात करता है। हमें लगता था कि वह बातें रोहन ही कर रहा है। बेचारी और 6-7 महीने इसी आस में जी गई। मैं तो कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। सब कुछ मुझे उलझा हुआ और धुंधला लग रहा था। मैंने इतने दिनों तक इंतजार क्यों किया? मेरे मन में यही आता रहा कि मैंने सब कुछ खो दिया है। ये दुनिया मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों करती है? मेरा सब कुछ छिन गया है। मुझे फिर से अनाथ बना दिया है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पैरों तले जमीन खिसक गई। नीलू ने तुरंत मुझे कसकर संभाल लिया। मैं कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा उस टूटी हुई छत और उजड़े हुए आंगन को देखता रहा। रिक्शे वाले ने भारी मन से कहा, गांव वालों ने पीछे नदी किनारे जहां सब बुजुर्गों का अंतिम संस्कार होता है, वही माँ जी की देह को मुखग्नि दी थी। उनके अपने बेटे का तो पता नहीं था, तो गांव के पंचों ने मिलकर विधि विधान से दाह संस्कार कर दिया। दाह संस्कार? ये शब्द सुनते ही मेरे भीतर का बेटा जाग उठा। मान्यता है कि जब तक संतान अपने हाथ से माता पिता की अंतिम क्रिया, तिल तर्पण और पिंडदान ना करे, तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती। मैंने नीलू की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने धीमे से सिर हिलाया और कहा, रोहन, भले ही तुम उनके सगे बेटे न थे, पर ईश्वर ने तुम्हें इस माँ के पास किसी न किसी जन्म जन्मांतर के नाते ही भेजा था। माँ ने तुम्हें दिल से अपना बेटा माना था। अब बेटा होने का धर्म तुम्हें ही निभाना होगा। हम दोनों सीधे गांव के समीप बहती नदी के घाट पर पहुंचे। बारिश की बूंदों के बीच मैंने नदी में स्नान किया। गांव के पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया।
मैंने हाथ में कुशा, तिल और जल लेकर संकल्प लिया। पंडित जी बोले, बेटा, शास्त्र कहते हैं कि पुत्र वही है जो तरण करे। भले ही रक्त का संबंध ना हो, पर यदि भाव और कर्तव्य सच्चा हो तो ईश्वर उसे स्वीकार करते हैं। मैंने आंसू भरी आंखों से जल अर्पित करते हुए कहा, माँ, मैं रोहन हूँ, आपका दूसरा बेटा। आज तो शुक्रवार है माँ, मैं आया हूँ। ये देखिए, मैं आपको पुकार रहा हूँ, माँ, माँ, माँ। मुझे नहीं पता कि मैं वहां से कैसे वापस आया। गाड़ी में बैठा, फिर अस्पताल में काफी दिन तक रहा। ठीक होने के बाद नीलू और मैंने एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। हमारा एक घर हुआ, लेकिन वह घर कभी पूरा नहीं हो पाया। अब मैं भी नियम से रोज उसी नंबर पर फोन करता हूँ। नंबर बंद बताता है, फिर भी मिलाता हूँ। शायद कभी लग जाए, या शायद मुझे फिर से किसी एक नंबर पर माँ मिल जाए। बस यहीं तक थी ये कहानी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर साथ रहने की आशा करूंगी। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।